Hello guys, I am Hardik Chikara and today we are going to complete our chemistry. हाँ chemistry करनी है तो आज मैं geometry कहने वाला था. अब तक हमने ऐसे 3 सब्जेक्ट पूरे कर लिए हैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और फिजिक्स, जो हमने एक ही शॉट में पूरे करे हैं. आज बारी है केमिस्ट्री की, इसे भी निपटाएंगे. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. सबसे पहला चैप्टर है हमारा मैटर अराउंड अस. मैटर अराउंड अस में क्या है, इसमें हमें अपने हमारे मैटर के बारे में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताया गया है. लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज मैटर. ठीक है, सबसे पहला सवाल हमारा शुरू होता है व्हाट इज मैटर. आखिर मैटर होता क्या है, जिस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में पता तो होना चाहिए ना. ठीक है, तो मैटर होता क्या है. एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. ठीक है, हर वो चीज जो स्पेस ले उसे क्या कहेंगे हम, मैटर कहेंगे. ठीक है, एक सेकंड रुको. आगे आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो क्या करेंगे इसमें हम, मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. देखो, सबसे पहला होता है कि मैटर इज मेड एवरी काइंड ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, मे बी एटम, आयन और मॉलिक्यूल. ये क्या है, ये पार्टिकल्स है सारे, और हर एक एटम हर एक मैटर इसी चीज का बना है. ठीक है, इन्हीं चीजों से बना है. आगे आते हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टैक्ट इन रैंडम मोशन एज दे हैव एनर्जी विच इज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो मैटर है, मैटर के जो पॉलिटिकल कह रहा हूं मैं, हमारे पार्टिकल्स है, वो ऐसे ऐसे अपनी जगह पे ही मूव करते रहते हैं. सॉलिड्स में, लिक्विड में और वाइडली मूव, और गैस में तो बहुत ज्यादा वाइड. ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका कि इसके पास इंटरसेलुलर स्पेस होता है. फोर्थ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ठीक है, अब आते हैं हम स्टेट्स ऑफ मैटर पे. स्टेट ऑफ मैटर सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है, सॉलिड हो गया हमारा, लिक्विड और गैस. इसके अलावा दो और होते हैं, एक तो प्लाज्मा होता है और दूसरा होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. ये दो नए वो है जो हमें बताए गए हैं. पहले मैं इनके बारे में बता देता हूँ. प्लाज्मा मतलब गैस का हम कह सकते हैं विकसित वर्जन इन शॉर्ट, और जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और इसका ही अपोजिट होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. इसके बारे में सवाल नहीं आएंगे क्वेश्चन पेपर में. इसे पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे. जो हम मेन फोकस करेंगे वो क्या करेंगे हम, सॉलिड, लिक्विड, गैस पे. ओके, तो सॉलिड, द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग अ मेल्टिंग पॉइंट अबव द रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉलिड. जो भी स्टेट ऑफ मैटर जिसका अबव रूम टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, सॉलिड. प्रॉपर्टीज क्या है सॉलिड की, सॉलिड है डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड में क्या होता है, पर लिक्विड में होता है डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है पर डेफिनेट शेप नहीं होती, और गैस में तो दोनों ही नहीं होते हैं. सॉलिड आर हार्ड एंड रिजिड, पर ये दोनों हार्ड और रिजिड नहीं होते हैं, लिक्विड एंड गैस. पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी टाइटली पैक्ड, सो इंटरसेलुलर स्पेस इज लीस्ट और नेग्लिजिबल. नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर. पर इनमें क्या होता है, लिक्विड में थोड़ा ये क्या नाम है, इंटरसेलुलर स्पेस, इंटर पार्टिकुलर स्पेस पाएगा, और गैस में तो उतना भी नहीं मिलेगा. गैस पे कुछ नहीं मिलेगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड इज वेरी हाई. तभी तो सॉलिड के जो, हाँ हम कहते हैं ना, पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, और वाटर के लूज है, और गैस के तो बहुत दूर दूर है. पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड have least kinetic energy, so they just keep on vibrating on their mean position. वो अपनी जगह पे ऐसे निकल के वाइब्रेट होते रहते हैं. मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी होती है वाटर में, वो सबसे हाई होती है काइनेटिक एनर्जी गैस में. सॉलिड डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, और प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड में मॉडरेट होती है एज इट इज गैस में सबसे ज्यादा. सॉलिड कैन नॉट फ्लो, ये दोनों फ्लो कर सकते हैं क्योंकि ये फ्लूइड्स हैं. सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड आर इनकम्प्रेसिबल. इसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता. इसकी मॉडरेट डेंसिटी और मॉडरेट वो होता है मेल्टिंग पॉइंट, और इसका तो पूछे ही मत. लिक्विड स्टेट की एक बार डेफिनेशन सुन लो. इट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच बॉइलिंग पॉइंट अबव द रूम टेम्परेचर
जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट अबव द रूम टेम्परेचर होता है उसे क्या कहेंगे, सॉलिड। गैस, गैस डू नॉट हैव, अच्छा गैस की कोई डेफिनेशन ही नहीं दे रखी है, गैस की बेइज्जती करते हो भाई। हाँ, तो एक बार आप इस फिगर को देख सकते हैं, देखो अब अगर जो मैं पूछूं आपको सॉलिड से लिक्विड में किसी चीज को कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, हीट अप्लाई करेंगे, मेल्टिंग करेंगे उसकी, हीट लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना हो वेपराइज करेंगे उसे हीट अप्लाई करके। और पर अगर जो आपको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो आप क्या करेंगे, कंडेंसेशन। लिक्विड को आपको सॉलिड में कन्वर्ट करना हो आप फ्रीजिंग करेंगे। और अगर जो आपको सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना हो उसे कहेंगे, अगर जो आप हीट करो तो आप उसके लिए क्या करोगे, हीटिंग करोगे। हीटिंग को क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। और कूलिंग, कूलिंग को भी सब्लिमेशन ही कहेंगे या फिर इसे डिपोजिशन कहेंगे। ठीक है, आगे आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है, इसमें सब कंफ्यूज नहीं होना है, जो मेन लाइन है बस वो चेप के आनी है। हमें ये नहीं बताना कि हमें कितना आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर से फर्क पड़ता है मेनली। लोग कहते हैं कि नहीं आपको आना चाहिए, नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, चाहे आप पे कितना ही आता हो, अगर जो आप नहीं लिख के आ रहे हो तो मतलब इसका साफ है कि आपको कुछ नहीं आ पाता है। सो अगर जो आपसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पूछी गई तो आप क्या लिखोगे, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, बिना टेम्परेचर को चेंज करें। अब आप पूछोगे भैया बिना टेम्परेचर को चेंज करें कैसे, आप बर्फ को बाहर निकालोगे, बर्फ कितने पे मेल्ट होती है, फॉर एग्जांपल बर्फ जब मेल्ट हो रही होगी तो वो टेम्परेचर को बढ़ाने की बजाय वो टेम्परेचर को उसी जगह पे रोक लेगी, क्यों, क्योंकि उसे अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है। ठीक है, और जब तक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं टूटेगा तब तक टेम्परेचर सेम रहेगा। आप इसे ट्राई करके देख सकते हो, अगर आपके घर में थर्मामीटर है तो एक बर्तन में ऐसे करके ऐसे आइस भर लो, उसमें ऐसे ऐसे आइस 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 पूरे में, और यहाँ पे थर्मामीटर लगा दो और नीचे गैस ऑन कर दो। थर्मामीटर जब तक वो लेटेंट हीट अब्जॉर्व नहीं करेगा सारी, बर्फ एब्जॉर्व नहीं करेगा तब तक ये क्या दिखाएगा, 0 डिग्री दिखाएगा या बिलो 0 डिग्री, इतना ही टेम्परेचर दिखाएगा थर्मामीटर। तो आगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसमें भी यही होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। यही बात है, बिल्कुल सेम टू सेम। आगे आते हैं इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, अगर जो हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते और प्रेशर अप्लाई करें किसी गैस पे, ठीक है, क्या है गैस, क्या होती है, गैस कंप्रेसिबल होती है। ठीक है, सो ये गैस है इसमें, ठीक है, और हम इसे कंप्रेस कर रहे हैं, ये ऐसे कंप्रेस होगी गैस, ठीक है, पार्टिकल्स क्लोज क्लोज आ गए, और लास्ट में जब गैस जरा सी ही बची, वो पार्टिकल्स इतने क्लोज आ गए कि वो गैस टेम्परेचर लो होने की वजह से कंडेंसेट हुई, और साथ साथ प्रेशर बढ़ने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। आगे आता है टेम्परेचर, इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। टेम्परेचर ये नहीं है कि गर्मी ही टेम्परेचर होगा, नहीं, अगर जो आप टेम्परेचर देखते हैं गर्मियों में कुछ और होता है और सर्दियों में कुछ और। इट टेल्स अबाउट द हीट एनर्जी ऑफ एन सब्सटेंस, आइस में कितनी हीट एनर्जी है, -1 2 ऐसे कुछ, और फायर में कितनी है, कुछ भी हो सकती है भाई, फायर पे डिपेंड करता है, माचिस की अलग होगी और भट्टी की अलग। ठीक है, सो इट इज द हाँ, इट इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मामीटर, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। सेल्सियस नहीं होता है, सेंटीग्रेड नहीं होता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस तो एक बस अदर यूनिट है, वरना इसकी ऐसा यूनिट केल्विन है जो बहुत कम बच्चों को पता है, और उसमें आप भी आते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी ना कन्वर्ट कैसे करते हैं, सो देखो ये रहा पूरा चार्ट, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। केल्विन में डिग्री नहीं लगती, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में हो जाएगा 273। ठीक है, केल्विन है तो डिग्री सेल्सियस प्लस जितना केल्विन है हमारा, ठीक है, केल्विन निकालना है जो, और अगर जो आपको डिग्री सेल्सियस निकालनी है, और जो 10 डिग्री सेल्सियस है, और आपको पता करना है कि केल्विन क्या है, तो आप बस सिंपली इसमें ये ऐड कर दोगे,
केल्विन गिवन है और डिग्री सेल्सियस निकालना है, तो केल्विन को 273 में से माइनस कर दोगे, ठीक है। जैसे सपोज 300 केल्विन है, वो 373 कर लेते हैं, इजी पड़ेगा। तो कितना बचा 100, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट से ये सबको आता है, F इज डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर जो आपको सेल्सियस गिवन है तो ये फ़ारेनहाइट ढूंढना है तो ऐसे करना है, और अगर जो आपको सेल्सियस नहीं गिवन है, फ़ारेनहाइट गिवन है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट ये 32 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा और सेल्सियस यहाँ पे रह जाएगा डिग्री सेल्सियस, और ये 5/9 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सब्लिमेशन भैया ने बताया अभी आपको। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्ट इनटू गैस ऑन एब्जॉर्बिंग हीट और वाइस वर्सा। और वाइस वर्सा कैसे, अगर जो आपको हीट की बजाय आप कंडेंसेट कर रहे हो, आप कूल कर रहे हो, तो क्या होगा, गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। सब्लिमेटरी ऑब्जेक्ट, इसके लिए हमें सब्लिमेबल सब्सटेंस जानना जरूरी है। द सब्सटेंस विच आर कन्वर्टेड डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। हर सब्सटेंस सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। कुछ स्पेशल वो हो गए, जैसे कैम्फर हो गया, नैप्थलीन बॉल्स, कैम्फर मतलब कपूर, आयोडाइन, ड्राई आइस सीधा वो हाई प्रेशर में स्टोर्ड रहती है, और जैसे ही उसे खोलते हैं तो बाहर जाके वो हो जाती है, इसलिए वो उसे ड्राई आइस कहते हैं, सॉलिड हो जाती है वो। अमोनियम क्लोराइड। ओके, आगे आता है इवेपोरेशन कितना सही वर्ड है ना। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कोई भी टेम्परेचर पे बिलो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इवेपोरेशन हो जाएगा, ठीक है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन। अब क्या कहना क्या चाहता हूं मैं, अब आधे बच्चों को थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा इवेपोरेशन, पर पूरा नहीं। अब देखो, जैसे कि ये एक घड़ा है, ठीक है, घड़े में पानी है, पानी में ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो सपोज 27 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा, इवेपोरेट होगा अगर जो वाटर, ठीक है, वाटर इवेपोरेट हुआ है। अब इवेपोरेट होगा कैसे होगा, वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। देखो, जैसे मैं मार्कर से तो कहता हूँ, कई बच्चों को पता नहीं लगेगा, मैं आपको बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। सो ये निकाला मैंने एक परफ्यूम नहीं, डिओड्रेंट है। सो क्या करूंगा मैं, इवेपोरेशन होता कैसे है, एक लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से बिलो बॉइलिंग पॉइंट जब वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वेपर्स में, चाहे वो वेपर दिख रहे हो ना दिख रहे हो वो अलग बात है, पर वो वेपर में कन्वर्ट हुआ है तो क्या होगी, इवेपोरेशन होगी। अब देखो इवेपोरेशन कैसे होगी, जो सरफेस है उससे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जो भी आपका लिक्विड है, और इवेपोरेट होने की कोशिश करेगा। इवेपोरेशन होगी, चाहे आप यहाँ पे पानी की बाल्टी डाल दो पूरी, थोड़ी टाइम में, ज्यादा टाइम में पानी सूख जाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे बारिश होती है और कई बार रोड में पानी हो जाता है ना, बहुत सारा पानी भर जाता है रोड में। अब रोड के नीचे कोई भट्टी तो लेके बैठा नहीं है कि उसे वो कर देगा, गर्म कर देगा और फिर सारा पानी बॉईल होके उठ जाएगा, नहीं। सूरज की धूप पड़ती है और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके वाटर इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही देखो, आई होप इसमें दिख रहा हूं, ये देखो, ये पानी बहने लग रहा है, ठीक है, अभी पानी बहने लग रहा है, वो मतलब जो भी लिक्विड है इसके अंदर, पर अगर जो मैं ऐसे रब करूंगा, ठीक है, अब देखो इसमें जो मतलब जितना भी मेरा डिओड्रेंट था, यानी कि ये अल्कोहल से बना है, अल्कोहल बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट क्यों हुआ, अब मुझे ठंडा क्यों लगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी इवेपोरेट हो गया, ठीक है। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, और ये क्या होगा, इसलिए इवेपोरेशन हमेशा ठंडक पहुंचाएगा। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक पे ही, घड़े वाले एग्जांपल पे। अब देखो, घड़े से तो ये इतनी हीट एनर्जी नहीं ले पाएगा। अब क्या करेगा, जो वाटर है ये सरफेस वाला वाटर, सरफेस फिनोमेना में सरफेस पे होगा, बीच में से तो होना शुरू नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, इतना गड्ढा है और इतना पानी है, तो पानी यहाँ से सूखना शुरू होगा, यहाँ से, ठीक है, बीच में से तो खत्म नहीं होगा वो, तो यहाँ पे भी बीच में से नहीं होगा,
सरफेस से होना शुरू होगा, इससे हीट एनर्जी नहीं ले पाएगा वो उतनी, तो क्या करेगा वो पूरे पानी से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी शुरू कर देगा। तो जो पहले टेम्परेचर ना पता वो इतना, और बाद में टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास मिलेगा। ठीक है, ऐसे होता है। कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। फैक्ट सरफेस एरिया है सबसे पहला। अगर जो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, अगर जो मान लो कि इतना सरफेस एरिया है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर ऐसे गिरी है, नीचे गिरी है, अब वो इतने एरिया में फैल गई है ऐसे, 2 मिनट पे सूख जाएगी। पर अगर जो सरफेस एरिया इतना सा है, उसमें एक ड्रॉप ऑफ वाटर गिरी है, ठीक है, अब वो सरफेस पूरा ही भर गया पानी से, तो उसे यार सूखने में टाइम तो लगेगा ही ना बहुत। आगे आता है टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है। हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करता है लिक्विड इवेपोरेट होने के लिए। अगर जब हीट एनर्जी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी फास्ट होगी, सिंपल। आगे आता है ह्यूमिडिटी। अब देखो एक स्पंज है आपके पास, वो पहले 70 ml वाटर 70 ml ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि ये बिल्कुल खाली है। पर अगर जब आप वहीं एक कपड़ा लेते हो और वो कपड़ा पहले से ही अबाउट 60% भीगा हुआ है, 60 ml उसमें वाटर पहले से ही प्रेजेंट है, और 70 ml आपको एब्जॉर्व करना है, तो 10 ml ही एब्जॉर्व कर पाएगा, 60 ml तब भी बचा रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पहले से ही वाटर का कंटेंट है। और अगर जो टेम्परेचर किसी पोचे जैसा रहेगा, यानी ह्यूमिडिटी रहेगी अगर जो, तो वो इतना एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा वाटर, इवेपोरेशन का जो रेट है वो बहुत धीरे हो जाएगा। तभी तो हम हमेशा ड्राई कूलर चलाते हैं रेनी सीजन में, है ना, डेजर्ट कूलर ड्राई चलता है। आगे आता है विंड स्पीड। अब इस टेम्परेचर, इसको आप घर पे ट्राई करके देख सकते हो। जैसे पानी उबालो, ठीक है, और पानी बॉईल होने से बॉईल जब हो रहा हो पानी, उसे उठाओ ऐसे ऐसे करके फूंक मारो, देखना बहुत सारी स्टीम्स निकलेगी। क्यों? इवेपोरेशन हो रही है इससे। आगे आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर? हो भी सकता है भाई, नहीं भी हो सकता है, केमिस्ट्री का क्या पता है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि प्योर इम्प्योर सब्सटेंस आखिर है क्या क्या चीजें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं प्योर सब्सटेंस पे। प्योर सब्सटेंस होते क्या है? विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। जैसे H2O है, उसमें H2O आप पानी पी रहे हो तो पानी के ग्लास में ओनली पानी मिलेगा ना, और कुछ तो नहीं मिलेगा। CO2, अब देखो, अब ये भले ही कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन और कार्बन की ऑक्साइड है ये, पर होगी तो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड। ये थोड़ी आपने कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर खरीदा, उसमें से आपने जलाया कि पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको बुझा रहा है, बीच में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से और फैल गया, पता चल रहा है उसमें तो ऑक्सीजन भी है। ऐसा नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, एलिमेंट और दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड। ठीक है, तो पहले एलिमेंट पढ़ते हैं। हेट्रोजीनियस होमोजीनियस बाद में पढ़ेंगे, नहीं तो बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्या है ये, इसे अभी छोड़ देते हैं, भूल जाओ जब भूला नहीं। प्योर सब्सटेंस मत भूलना, नहीं तो डंडे पड़ेंगे, नहीं तो कट जाएगा एग्जाम में नंबर। एलिमेंट्स, they are pure substance made up of only one kind of atom. They are divided into 3 types. जो एलिमेंट को एक वन टाइप ऑफ एटम से बनाओ उसे क्या कहेंगे हम? एलिमेंट कहेंगे। जो प्योर सब्सटेंस एक टाइप के एटम से बनाओ, इसमें आते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक है, मेटल क्या होते हैं? मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं ये, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है। दे आर लस्ट्रस, शाइनी होते हैं ये, और सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं ज्यादातर, कॉपर और गोल्ड को छोड़ के, और ज्यादातर रिजिड और हार्ड होते हैं, सोडियम पोटेशियम को छोड़ के। मेटल ज्यादातर सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, मर्क्यूरी को छोड़ के। मेटल जनरली हाई डेंसिटी के होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है मेटल्स का। ठीक है, सोना मेल्ट होने में देखो कितना टाइम लगता है, और वही आप ग्रेफाइट मेल्ट करके दिखा दो, 2 मिनट लगेगी। कहीं बहुत सारे मेटल है नॉन मेटल है जिनमें 2 मिनट लगेगी। आगे आता है मेटरॉन मैनेबल। क्या है? इनकी थिन शीट्स बनाई जा सकती है। ठीक है, जैसे लोहे की शीट आती है ना, वो शेड आता है, और आप ग्रेफाइट कैसे बना दोगे? नहीं ना। ब्रोमीन नहीं, वो तो लिक्विड है। तो फॉस्फोरस की बना दोगे? नहीं, क्योंकि ये बहुत ब्रिटल होता है। ठीक है, दे आर डक्टाइल, इनकी थिन वायर्स भी बन सकती है। सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है गोल्ड, सबसे बड़ी वायर बन सकती है इसकी 1 ग्राम गोल्ड की।
दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ये, ठीक है, ये भी समझ आ गया भाई। दे आर सोनोरस, सोनोरस होते हैं, इन्हें मारते हैं वो टन करके आवाज आती है, जैसे मंदिर में घंटी बजती है ना वैसी। आ गया था एग्जांपल्स ऑफ मेटल पे, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, आयरन, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मर्क्यूरी, लिथियम एक्सेट्रा। ऐसा लग रहा है मैं रैप गा रहा हूँ। यो ब्रो सुनो, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, आयरन, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, mercury, lithium, etc. are metals of some kinds. नॉन मेटल, तो भाई सुन मेरी बात, नॉन मेटल समझाता हूँ तेरे को मैं। नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, समझ आया छोटे? आगे सुन, दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन को मारोगे वो नहीं टूटेगा, ठीक है। आगे सुन, दे एग्जिस्ट इन 3 टाइप्स ऑफ स्टेट एट रूम टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, तू ले ले सॉलिड, कार्बन, सल्फर, बीच में नहीं बोल रहा। तो सॉलिड क्या हो गया? सॉलिड जैसे कार्बन, कार्बन के कई सारे वो बनते हैं, जैसे आप कार्बन के एग्जांपल देख लो, कार्बन से ही हमारा डायमंड बना है, ग्रेफाइट। और सल्फर है, ये फॉस्फोरस है, लिक्विड स्टेट पे रहते हैं ब्रोमीन, गैस पे रहते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। और नॉन मेटल आर नॉन मैनेजेबल, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनोरस, ठीक है, इनमें कोई ऐसी वो नहीं होती है। नॉन मेटल आर, नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। लस्चरस नहीं होते हैं नॉन मेटल, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। आगे पढ़ते हैं कंपाउंड को। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एटम कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड रेशो, फिक्स्ड रेशो में होंगे ये, जैसे CO2, ठीक है। सी, एक सी का एलिमेंट और एक O का, 2 O के, CO2, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, H2O, ठीक है। प्रॉपर्टीज है कंपाउंड की, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, इट इज अ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस होता है कंपाउंड, contain of different elements combined in fixed ratio, और component of compound cannot be separated by physical method, फिजिकल मेथड से बॉइल करके आप CO2 में से O हटा दोगे क्या? नहीं ना। और प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट टू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। अब देखो, कार्बन का और ऑक्सीजन का अलग अलग काम था, इन दोनों को साथ में मिला के कार्बन की ऑक्साइड बना दी, CO2 बना दी, तो इनका इसका अलग काम है, ठीक है। सो पीछे आते हैं अब हम आते हैं इनप्योर सब्सटेंस पे। अभी क्योंकि चैप्टर खत्म नहीं हुआ, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे पर इसे हम, ठीक है। टाइम कितना हो चुका है? 3 मिनट, शायद से ज़्यादा हो गया, 13 मिनट हो गई होगी, ओके 13 या ज़्यादा ही, ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि मिक्सचर्स, इट इज कंबाइंड ऑफ 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग डिफरेंट सब्सटेंस कंबाइंड टुगेदर इन एनी रेशो, किसी भी रेशो में। जैसे शुगर सॉल्यूशन, उसमें कितनी भी ग्राम शुगर डाल लो आप, ठीक है, ऐसे। ये क्या 2 टाइप में है, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस सिंगल फेज ऑफ सब्सटेंस, इसमें सिंगल फेज आता है सब्सटेंस का। आप जैसे इसमें चीनी मिलाओगे पानी में, तो वो चीनी मिल तो जाएगी पर उसका पता नहीं चलेगा, वो दिखेगा पानी, ठीक है। इसमें क्या है, ट्रू सॉल्यूशन। इन ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है? इट अ होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन, मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट इन दैट इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। एग्जांपल शुगर सिरप और एरिडेटेड ड्रिंक्स, आयोडीन टिंचर, ठीक है। अब सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट इज अ कंपोनेंट व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। ये हमेशा कम मात्रा में लिया जाता है, और ये कुछ भी हो सकता है, लिक्विड, सॉलिड, गैस। आप पानी के अंदर कार्बन, वो हाइड्रोकार्बन्स को मिला सकते हो, ठीक है। आप लिक्विड को मिला सकते हो पानी के अंदर, लिक्विड में लिक्विड मिला सकते हो, सॉलिड में लिक्विड में सॉलिड मिला सकते हो, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट इज अ कंपाउंड इन विच सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड टू मेक अ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट इज टेकन इन लार्ज अमाउंट देन सॉल्वेंट। सोल्यूट हमेशा ज्यादा लिया जाता है सोल्वेंट से, अच्छा, सोल्वेंट ज्यादा लिया जाता है सोल्यूट से, सॉरी।
solvent is mostly liquid but it can be solid and gas. Properties of solution, ये क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, और बहुत छोटा होता है साइज में, लेस देन 1 नैनोमीटर. ड्यू टू स्मॉल साइज लाइट बीम स्कैटर नहीं कर पाता और टिंडल इफेक्ट नहीं शो कर पाता है. टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट वो होता है जैसे एक शुगर सिरप में अगर आप लाइट पास करोगे, ऐसे टॉर्च मारोगे तो उसमें लाइट का पाथ नहीं दिखेगा, ठीक है, लाइट का पाथ नहीं दिखेगा. आगे आते हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, जब पानी में शुगर मिल ही चुकी है तो नहीं मिले वो खत्म होगी. आगे आते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड टू एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें और सोल्यूट ऐड ना किया जा, सोल्यूट है ना, सोल्यूट ना ऐड करा जा सके जिस सोलवेंट में, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा. आगे आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें सोल्यूट ऐड किया जा सकता है. आगे आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आइदर बाय हीटिंग और एडिंग सोलवेंट ऐड करके और या फिर हीटिंग करके आप एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हो. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड सॉल्यूशन आइदर बाय कूलिंग और आइदर बाय एडिंग सोल्यूट. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. ऑन हीटिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड, ठीक है. ऑन कूलिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम्स सुपर सैचुरेटेड एंड द ऑलरेडी solute particles separate from the solution. ठीक है. Solubility, it is the maximum amount of solute that can be added that can be dissolved in 100 grams of solvent at a given temperature. Solubility क्या होती है, मैक्सिमम आप कितना सोल्यूट ऐड कर सकते हो 100 ग्राम्स ऑफ सोलवेंट में एट अ गिवन टेम्परेचर. आगे आता है कोलाइड पे. कोलाइड इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस यानी कि डिस्पर्जन फेज आर स्कैटर्ड इन अदर सब्सटेंस यानी कि डिस्पर्जन मीडियम. तो उसमें डिस्पर्जन मीडियम जिसमें हमने कोलाइड में डिस्पर्जन फेज और मीडियम होता है, जैसे सोल्यूट और सोलवेंट होता है सॉल्यूशन में. तो डिस्पर्जन मीडियम में क्या होगा, जैसे डिस्पर्जन मीडियम कुछ भी हो सकता है जिसके अंदर हम मिक्स कर रहे हैं. डिस्पर्जन फेज क्या होगा, जिसको मिक्स कर रहे हैं, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, कोलाइड जो भी है, it appear to be homogeneous but it is actually heterogeneous. Particle size 1 to 100 nanometer, cannot be seen by normal eyes, need a microscope. Colloid can scatter the beam of light passing through it. It makes the path visible. Then they shows Tyndall effect. Particles of colloid do not settle down at bottom when they left undisturbed for some time, so colloid are quite stable. Particles of colloid cannot be stable by separated by filtration. आगे आता है सस्पेंशन. रुको एक बार ये देख लेना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसे याद कर लेना भाई अच्छे से. सस्पेंशन, it is a heterogeneous mixture in which the particle size is more than 100 nanometer in diameter. Example, soil solution, chalk powder solution, sand solution. इसमें क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. पार्टिकल का साइज अबाउट 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है. नॉर्मल आंखों से देखा जा सकता है. टिंडल इफेक्ट शो करता है, यानी कि जो लाइट बीम है वो ग्लास के थ्रू जाती हुई दिखेगी हमें. और सस्पेंशन, अच्छा जब इसे वैसे ही छोड़ देते हैं तो इसमें जो सेडिमेंट्स है वो सेटल डाउन हो जाता है बॉटम में, तो यानी कि स्टेबल नहीं है, ठीक है, आपके बाबू की तरह. और पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन से हटाए जा सकते हैं. अब देखो सैंड सॉइल आप पानी में कितनी मिक्स कर लो, लास्ट में नीचे बैठ जाएगी. फिल्टर पेपर लगाओ, सॉइल निकाल लो, वाटर निकाल लो एक साइड. फिजिकल चेंजेस, द चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ है, ठीक है. एग्जांपल दूं, एग्जांपल देते हैं. चलो पेज दिख रहा है, ये फाड़ दिया ये, ठीक है. तो ये पेज मैंने फाड़ दिया, अब इसे मैंने फिर से फाड़ दिया, ठीक है. कोई नया इसमें कोई चेंज आया है नहीं, यानी कि इसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ है. पर वहीं अगर जैसे मैं जला दूं तो इसमें से क्या मिलेगा, मुझे ऐश मिलेगा. अब ऐश का केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होगा, ठीक है. ये होता है केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में डिफरेंस. आगे बढ़ते हैं. अच्छा हो गया ये चैप्टर पूरा.
सो अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। चलो आप रेस्ट ले लो थोड़ा, वीडियो पॉज कर लो मैं, या फिर मैं पानी भी करता हूँ। छोड़ो। सो नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम क्या होता है? परमाणु। एटम इंडिविजिबल होते हैं, यानी कि सबसे छोटी यूनिट होता है, उससे कम हम नहीं कर सकते, सबसे छोटी इंडिपेंडेंट यूनिट। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? जो एटम के पार्ट होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मम्मी आई थी ना वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूटन वाली, वैसी। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, अब आगे पढ़ते हैं। पहले इसके लिए पढ़ना पड़ेगा हमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। तो इसके अंदर 3 लॉ है। कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, बस ये 2 ही है ना, बस आपके सिलेबस में 2 ही है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैटर कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल दूं इसका, देखो 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बाइड प्लस एसिटिक एसिड 6 ग्राम इज इक्वल्स टू 8.6 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम और प्लस वाटर 0.9 ग्राम। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं। ऐड करके क्या आएगा? 3.5 ग्राम प्लस 6 ये इसमें से कितना बना रिएक्शन होने के बाद? 8.2 ग्राम प्लस 2.2 ग्राम प्लस 0.9 ग्राम, ठीक है। ये आ गया 5 और 6 11.3 ग्राम। इससे क्या यहाँ पे क्या आएगा? इसका भी 11.3 आना चाहिए अगर जो हमारा सॉल्यूशन सही है। तो 2 और 2 4, 4 और 9 13, एक कैरी ऊपर चढ़ जाएगा यहाँ पे। तो 2 और 8 10 प्लस 11 पॉइंट यहाँ पे लग गया। देखो सेम है ना, बस समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जो चीज मतलब कंफ्यूजिंग हो उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, मेन लाइन पढ़ो, उसके बारे में पढ़ो और उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। ज्यादा वो नहीं है कि ज्यादा घुसना है उसके अंदर और ये बहुत कंफ्यूज कर रहा है। एक बार अगर जो कोई चीज याद नहीं हो रही है उसे बस एक बार ऐसे देखो, अच्छे से पढ़ो और उसे बंद कर लो, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है अगर जो आपका बहुत दिमाग फास्ट है तो आप भी कर सकते हो। According to this law, chemical component always contains same element combined together in a fixed ratio by mass. Example: water having formula H2O always contains same element hydrogen and oxygen, and their mass ratio is always same. ठीक है, इनका एटॉमिक रेशियो और मास रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा, H2O, ठीक है। एटॉमिक रेशियो क्या है? 2/1, ठीक है। और मास रेशियो क्या है? 2/16, ये हो जाएगा 1/8। बस 1:8 हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन चाहिए एक बूंद पानी की बनाने के लिए, ठीक है। इन द अबव रिएक्शन, अच्छा ये तो दूसरा है। आगे आते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, कोई भी मैटर चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, और अ मिक्सचर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, या फिर वो मिक्सचर ही क्यों ना हो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एटम का, ठीक है। एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर वेदर, हाँ तो ये क्या होगा? ये सारा एक मैटर ही होगा। एटम, मॉलिक्यूल, पार्टिकल, मिक्सचर, कंपोनेंट, कंपाउंड, एलिमेंट, ठीक है, सब मैटर में ही है। पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी may be started as following: all matter is made up of very tiny particles called atom, ठीक है। अगला है atom are invisible particles which can not be created or destroyed। देखो अगर जो कोई किसी आदमी की डेथ हुई है, मर गया वो, तो उसका दाह संस्कार किया गया है, तो एटम्स किस में कन्वर्ट हो गए? ऐश में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। तो एटम्स डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते ना, वो ना बनाए जा सकते ना डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ठीक है। वो एक ही फॉर्म में रहेंगे, बस अपनी फॉर्म चेंज करते रहेंगे वो यहीं पे, ठीक है। एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर इंडिकली इन द मास ऑफ केमिकल प्रोपोर्शन, ये हमने पढ़ा था। और
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, ये भी पता है हमें, मतलब सारी बच्चों वाली चीजें देख रखी है इसने। एटम कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड, ये भी पता है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ये भी पता है। जो पिछले चैप्टर में पढ़ा है बस वही सारा इसने बता दिया और हमारे सामने स्मार्ट बन रहा है। तो पढ़ते हैं एटम क्या होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन इंडिपेंडेंटली। केमिकल रिएक्शन में जो इंडिपेंडेंटली, उसमें दम है भाई, सारा भाई एटम, यो एटम, सारा भाई एटम क्या करेगा, इंडिपेंडेंटली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा केमिकल रिएक्शन में। एटम आर सो स्मॉल इन साइज इनमें बहुत, साइज इनका बहुत स्मॉल होता है, पर तब भी बेचारे की हिम्मत मानो, केमिकल रिएक्शन में इंडिपेंडेंटली रिएक्शन करने, पार्टिसिपेट करने का साहस रखता है। ऐसा ही तुम में भी होना चाहिए, ठीक है। पेपर कितना भी हार्ड आ जाए फोड़ के आना है, ठीक है। प्रिपरेशन इतनी करनी है, ठीक है, कुछ नहीं करना होता, बस ये मैं पढ़ा रहा हूँ, सुन लो ढंग से, एनसीईआरटी रीड कर लो। इन टेक्स्ट क्वेश्चन ब्लू एंड ब्लैक क्वेश्चन जो चैप्टर के अंदर होते हैं, एक तो चैप्टर के बाहर के एक्सरसाइज क्वेश्चन और इन टेक्स्ट क्वेश्चन, वो कर लो भाई, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता फोड़ने से, ठीक है। हालांकि ये मुश्किल है, सुनने में इजी लगता है बहुत। एटम वैसे तो नहीं देखा जा सकते, पर क्लस्टर यानी कि ग्रुप्स ऑफ एटम देखा जा सकता है यूजिंग अ हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप, ठीक है। उसके बाद है इनिशियली डाल्टन गेव सम पैटर्न्स टू रिप्रेजेंट द एटम्स यूजिंग दीज पैटर्न्स फ्रॉम ऑल एटम्स आर डिफाइंड। अच्छा, मतलब लेटर बर्जीलियस सजेस्टेड सिंबल्स एज एटम टू टेक इट्स फर्स्ट। अच्छा, अब देखो क्या कर रहा था डाल्टन ने, उसने कुछ सिंबल्स बना दिए थे, ठीक है। जैसे मैं कहने लग जाऊं कि ये सिंबल मेरा है, इसमें हार्दिक का एच भी आ रहा है, चिकारा का सी भी आ रहा है, ठीक है। तो ये सिंबल मेरा है, ये हार्दिक चिकारा को रिप्रेजेंट करेगा। पर क्या पता कोई हार्दिक चौहान हो, हार्दिक चौधरी हो, हार्दिक कोई और भी हो सकता है, ठीक है। एचपी, अब देखो एचपी का प्रिंटर भी आता है, हार्दिक पांड्या भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। एच आर ऋतिक रोशन भी हो सकता है, और हरजीत राजेंद्र भी हो सकता है कुछ, ठीक है। सो ये ऐसे वो करना गलत था, ठीक है। मतलब कोई सिंबल देना, जैसे ऐसे करके, ऐसे मैंने कोई अपना सिंबल दे दिया, मैंने ऐसे स्टार बना दिया, ये मेरा सिंबल है, यानी कि इसका मतलब हार्दिक है, नहीं, इसका कुछ मतलब हो सकता है क्या, ठीक है। सिंबल जैसे वो बीटीएस वाले होते हैं, वो बकवास सिंबल है, कहीं काम आए जिंदगी में आज तक। सिंबल एक ही काम आता है, नाजी वाला ठीक है, ये सिंबल काम आएगा। ये सिंबल हमें क्या सिखाता है, ये भले ही नाजी का सिंबल हो, नाजी का स्वास्तिक हो, नाजी क्या चाहती थी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, आपको भी यही करना है, अपने आप को हर सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। ये बना दी नाजी की सीढ़ी अभी, ठीक है, दिक्कत मत लो ड्राइंग भाई की जहर है, ठीक है। खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, खुद पे डिक्टेटरशिप कर दो, मैं अपनी मर्जी से नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। अब आप पे आपकी मर्जी नहीं है, आप पे आपके टाइम टेबल की मर्जी है, वो आपको रूल करेगा। अपना एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लो जो आपको रूल कर सके, ठीक है मतलब तुम सुन भी तो किससे रहे हो, मुझसे, जो खुद टाइम टेबल नहीं बनाता। मैं आपको इतना मोटिवेट कर सकता हूँ, तो जो आप किसी को कितना मोटिवेट कर सकते हो, खुद कितना मोटिवेटेड रह सकते हो, ठीक है। शुरुआत में मुश्किल लगेगी, और अगर जब वो मुश्किल आपने झेल ली तो सक्सेसफुली आप आराम से हर सब्जेक्ट में महारत हासिल कर सकते हो, ठीक है। अब चलो टाइम वेस्ट नहीं होता बहुत मोटिवेशन मिल गया है, इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास, द मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एक एलिमेंट के एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहेंगे। सिंपली it is not possible to find the atomic mass of an atom as atoms are very small, and so atomic mass is calculated at relation with the mass of atom with some standard reference। अच्छा, तो देखो, अब देखो यार, एक एटम, ये एक, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, नहीं मॉलिक्यूल ऐसा नहीं बनाऊंगा, बड़े ऐसा बनाऊंगा मैं, चलो रहने दो मेरे बस की बात नहीं है। सो मान लो कि ये एक एटम है, ठीक है, और इस एटम के मुकाबले
अगर जो हम मोलिक्यूल को नाप ले तो मोलिक्यूल इतना होगा, मान लो उस मोलिक्यूल के एक पार्टिकल को मान ले तो वो पार्टिकल मान लो इतना बड़ा होगा कोई, ठीक है, मतलब कोई भी। तो सोचो पूरी एंटिटी कितनी बड़ी होगी। एंटिटी मत मानो, ये मान लो कि जैसे इस मार्कर का एटम तो ये है, ठीक है, मोलिक्यूल इसका ही है, ये मार्कर की निब या उससे भी कोई छोटा पार्ट ये हो जाएगा। ये पूरा मार्कर कितना होगा, ये बोर्ड जितना नहीं होगा, ये पूरी जो दीवार है ना ये यहाँ से इतनी ऊपर तक ये होगी 12 फीट, यहाँ से यहाँ तक होगी 18 फीट, तो 12 बाई 18 ये पूरा का पूरा ये हमारा मार्कर की निब होगी, ठीक है। तो सोचो पूरा एंटिटी कितना बड़ा होगा, पूरे घर जितना ही होगा, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हो आप। तो जो एटम है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल यूनिट है, तो उनका मास मेजर करना उतना ही डिफिकल्ट है, ठीक है। अगर जो घर को मान लो 50 किलो का है तो ये डॉट कितने किलो की होगी, है ना, इस वजह से। तो इसे बाय रिलेशन द मास ऑफ एटम विद सम स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का क्या मास लिया गया है, कार्बन को C लिया गया है, कार्बन के हिसाब से चलता है ये सारा इनका धंधा। ये एलिमेंट सिंबल और एटॉमिक मास दिए हुए हैं, ठीक है। आई होप दिख रहे हो आपको, राइटिंग इतनी सुंदर नहीं है, पास से देख लो, ठीक है, याद करने हैं भाई ये। आगे आते हैं मोलिक्यूल। मोलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम। अब देखो भाई H2 यानी कि एक हाइड्रोजन का मोलिक्यूल घूमने चला, ठीक है। अब उस हाइड्रोजन की दूसरे हाइड्रोजन से बहुत अच्छी दोस्ती है, तो उसने दूसरे हाइड्रोजन को क्या कहा, हेलो भाई, फोन करके, हेलो भाई मैं घूमने जा रहा हूँ, तू भी चलेगा क्या। तो उसने कहा हाँ भाई मैं भी चलूंगा, तू तो दोस्त है मेरा। तो ये दूसरा एटम भी उसे ज्वाइन कर लेगा, तो ये क्या हो गया, ये H2 हो गया, ठीक है। कुछ कुछ एटम्स में बहुत सारी चीजें चाहिए, जैसे C6H12O6 शुगर का होता है, ग्लूकोज का, ठीक है। तो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन नहीं है, पता नहीं मैं भूल गया, कार्बन पता नहीं भूल गया शायद से मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑक्सीजन 12 हाइड्रोजन और ये पूरे ये एक साथ मिलके चले कि चलो भाई ग्लूकोज घूम के आते हैं, ठीक है। सो एज एन मोलिक्यूल अ मोलिक्यूल, एन लिख रखा है मैंने, अ मोलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम कंबाइंड केमिकली। टाइप्स ऑफ मोलिक्यूल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है। दो टाइप के मोलिक्यूल होते हैं, मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एंड मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड के ये हो गए, ये वाला एग्जांपल कंपाउंड का। एलिमेंट का हो गया ये, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 मोलिक्यूल क्या बनेंगे, ये मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनेंगे। पर ये क्या है, कार्बन के 6 मोलिक्यूल, हाइड्रोजन के 12 मोलिक्यूल, ऑक्सीजन के 6 मोलिक्यूल, सारे साथ में आए, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा, क्योंकि फिक्स्ड रेशो में एक साथ मिले हुए हैं, ठीक है, कंपाउंड बन गए। आगे बढ़ते हैं, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी। तो जितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, जितने नंबर ऑफ एटम एक मोलिक्यूल में होंगे, ठीक है। जैसे मोनो एटॉमिक, जैसे कि हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, कैल्शियम, ठीक है, मतलब जिनमें एक हमारा एटम आ रहा हो। और पॉली एटॉमिक, जिनमें एक से ज्यादा आ रहे हो, जैसे डायटोमिक, जैसे H2 N2 O2 F2 CO2। ट्राई एटॉमिक, जिसमें 3 एटम्स आ रहे हो, CO2, ठीक है, नहीं ये CO था ओनली, कार्बन ऑक्साइड। CO2 यानी कि कार्बन का एक, ऑक्सीजन का एक, ऑक्सीजन के 2, H2O हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का एक, H3 ऑक्टाटोमिक, जिसमें 8 एलिमेंट्स आ रहे हो, जैसे S8 सिलिकॉन 8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आयन पे। आयन, चार्ज एटम्स आर कॉल्ड आयन। कुछ नहीं है, सबसे सिंपल तो भाई यही था इसमें, चार्ज एटम आर कॉल्ड आयन। टाइम कितना हो गया इस वीडियो को, 44 व्यू सही आ रहा है।
ओके, सो अभी तो 44 मिनट हुई है, एडिट वेडिट नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल ड्रॉ वीडियो निकाल के लाऊंगा। आयन, अब आयन किस चीज में, किन किन चीजों में डिवाइड है, कटायन और एनायन। कटायन क्या होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं उन्हें कटायन कहते हैं, जैसे Na+, ये यहाँ पे प्लस लगता है, मैं लिख के निकाल तो इतनी छोटी राइटिंग भाई समझ भी नहीं आएगी। Na+, ठीक है भाई जी। Al एल्यूमिनियम 3+, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज आयंस को क्या कहेंगे, फॉर्म्ड बाय अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनेंगे, केटायन बनेंगे जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे। देखो इलेक्ट्रॉन का, अगर जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ठीक है, तो क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे हमारे पास केटायन। और अगर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी हमारे पास, जैसे F-, तो इसमें माइनस चार्ज है, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन हमें मिला है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसमें। आगे आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम आयरन आर क्लासिफाइड इनटू 2, ये भी क्लासिफाइड दो उसमें है, मोनो एटॉमिक जिसमें जिसमें मतलब एक ही एटम का चार्ज है, मतलब ठीक है एक ही एटम है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं तो 3+ लग जाएगा। ऐसे पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक कुछ कितने भी हो सकते हैं, इसमें क्लासिफाई नहीं किया गया। आगे आते हैं वैलेंसी, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। कॉम्बिनेशन किसका होता है, कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट का, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन और शेयर्ड बाय एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। क्या किसे वैलेंसी कहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो गेन किए है आपने, या फिर आपने शेयर किए हैं या लॉस किए हैं, उसे क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे। मेकिंग द फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड, द फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड कैन बी मेड यूजिंग द वैलेंसी ऑफ आयन बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड। अब क्या करेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट का हम क्या करेंगे, वैलेंसी निकालेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस से ही आएगा भाई। वैलेंसी क्या है इसकी, A3, इसकी क्या है 2-, ये इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा Al2 इंटू SO4 इंटू 3, ऐसे बस ये एसिटेट। अच्छा ये अच्छा छोड़ो। अब ये टाइम वेस्ट नहीं करना, यहाँ से शुरू होता है मेरा रफ वर्क तो मैं कराऊंगा नहीं, तो तुम्हारा दिमाग भी रफ हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे बढ़ता है सीधा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, एक एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। बिल्कुल 10 मिनट वाला चैप्टर है भाई, ज्यादा ध्यान नहीं देना इस पे, मतलब मेनली क्वेश्चन इसमें से आएंगे पर फिर भी ध्यान नहीं देना इस पे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू होता है हमारा। अब नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड डिस्कवरी, तो जे थॉमसन ने डिस्कवरी करी थी इलेक्ट्रॉन की, ई गोल्डस्टीड ने करी थी हमारी प्रोटॉन की, और जेम्स चैडविक ने करी थी न्यूट्रॉन की, ठीक है। नेम एंड चार्ज, देखो चार्ज, मास और ये एक्सपेरिमेंट नेम, ठीक है, अनदर नेम, ठीक है। तो नेम क्या है, एलिमेंट दो, इलेक्ट्रॉन नेम है, चार्ज क्या है -1.6 इंटू 10⁻19, मास क्या है 0, एक्सपेरिमेंट क्या यूज किया गया था, इसका डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड रे भी कहते हैं इसे, प्रोटॉन 1.6 10⁻19, मास क्या है इसका 1, डिस्चार्ज ट्यूब यूज करी गई थी, इसे कहते हैं एनोड रे। ऑयल ड्रॉप किस में यूज करी गई थी, 1 मास वाले न्यूट्रॉन में जिसका चार्ज 0 है, न्यूट्रॉन इसलिए तो है, न्यूट्रल है वो। बढ़ते हैं हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। Thomson proposed that according to his model, an atom consists of positively charged pair
of the and the electron are involved in it. The negative and positive charge are equal. बिल्कुल सही वही बताया इसने. देखो ये था, इसने अल्फा बीम्स फेंके गए थे एक गोल्ड शीट पे. तो जो अल्फा बीम जो न्यूक्लियस से टकराए थे तो वो वापस आ गए थे, बाकी सारे सीधे चले गए थे. और जो सेंटर के आसपास से, न्यूक्लियस के आसपास से टकराए थे गोल्ड के. ठीक है. थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और रिजल्ट ऑफ experiments carried out by other scientists could not explained by ये model. Rutherford model. Rutherford designed a fast moving alpha, ये Rutherford का मॉडल है. Rutherford decided fast moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil. He selected a gold foil because he wanted a thin layer as possible. Thin layer, ठीक है, इसे सबसे ज्यादा पतला करा जा सकता है गोल्ड को. This gold foil is about 1000 एटम थिक. देखो तब भी 1000 एटम थिक रह गई, तो एटम को आप देख सकते हो कितना पतला होता होगा एटम. अल्फा पार्टिकल्स आर doubly charged helium ion. दो बार चार्ज हीलियम आयंस होते हैं. Since they have mass of 4u, the fast moving alpha particle have concentrated amount of energy. भाई गला सूख गया और नहीं पढ़ाया जा रहा. कितना रह रहा है ये. भाई अरे भाई बहुत रहता है यार. It was expected that alpha particle would deflect by subatomic particles in the gold atom. Since alpha particles were much heavier than the proton, he did not expect to see a large deflection. तो जैसे वो बहुत भारी थे अल्फा पार्टिकल्स, उसे ये नहीं लगता था कि भाई ये इतनी भारी डिफ्लेक्ट हो जाएंगे. ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल. आधे गोल्ड फॉइल से पास हो गए, आधे डिस्ट्रैक्ट हो गए, स्मॉल एंगल्स बन गए, और कुछ तो बिल्कुल ही जहां से आए थे वहां पे वापस चले गए. ठीक है. कंक्लूजन क्या निकला? मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, और very few particles were deflected from their path, indicating that positive charge of atom occupy very little space. ठीक है, ये भी समझ आ गया. A very small fraction of alpha particles deflected at 180 degree, that indicating that all a positive charge and mass of gold atom was concentrated in a very small volume within atom. बिल्कुल बीच में एक बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में ये आया है. फीचर्स, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर in an atom called this nucleus. Nearby the mass of atom reside the nucleus, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ. इलेक्ट्रॉन क्या है, वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है. देखो ये है प्रोटॉन जिसके पास प्लस चार्ज है, यह है इलेक्ट्रॉन. ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, सेंटीमीटर फोर्स लगा रहा है बाहर की तरफ. अब ये बाहर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है. हमें तो भाई यही बताया है, मुझे आगे का पता नहीं है, इसलिए ये सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है. आगे आता है जी बोर मॉडल में आ रहा हूं. ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज discrete orbit of electron are allowed inside the atom. ठीक है, कुछ ही ऑर्बिट. while revolving the discrete orbit of electron do not radiate energy. ये एनर्जी रेडिएट नहीं करता, नहीं तो एटम हमारा इलेक्ट्रॉन पता नहीं आज कहाँ होता, आज ये दुनिया ही नहीं होती. इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that can be accumulated in the outermost orbit is 8.
इलेक्ट्रॉन आर नॉट एक्यूमुलेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल इज फिल्ड। ये नहीं है कि आप अगले शेल को पहुंचा रहे हो, KLMN शेल होते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ठीक है। तो पहले शेल में होते हैं टू इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में होते हैं 8। अब यही है कि 2 है तो दूसरे में 6 7 आ गया और पहले में 1 आ गया, नहीं, जब तक ये 8 फिल नहीं होंगे तब तक अगले में 1 नहीं आ सकता है, ठीक है। अगले शेल में 1 नहीं आ सकता। एटॉमिक नंबर Z से वो होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन स्पीशीज इज इक्वल्स टू प्रोटॉन इज इक्वल्स टू ये इलेक्ट्रॉन, सो Z इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन। तो इसे इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। फॉर चार्ज स्पीशीज आयन Z इनटू इलेक्ट्रॉन, यानी कि एटॉमिक नंबर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन के इक्वल होगा। और अगर जो न्यूट्रल स्पीशीज है तो उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा क्योंकि वो न्यूट्रल ही है, तो उसमें तो Z भी इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर भी। और अगर जो चार्ज स्पीशीज है यानी कि आयन है तो उसमें हम एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। आगे आता है मास नंबर A इज इक्वल्स टू P प्लस N, और A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को भी कह सकते हैं, या फिर A को कह सकते हैं हम Z प्लस N, यानी कि एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। या फिर N को अगर जो हमें N ढूंढना हो तो N को लिख सकते हैं N इज इक्वल्स टू A माइनस Z, A से Z तक। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, ओके ठीक है, बिल्कुल सही। ओके चलो, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं, पर उसके लिए आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी में जो टेबल है वो सारा याद करने हैं आपको। टेबल है, अच्छा मेरे पास ये है दूसरी बुक, पर इसमें भी टेबल मिल जाएगा। देखो यार, एक तो आपको ये नोबल गैसेस याद करनी है, ठीक है। ये इस साइड जो नोबल गैसेस होती है ये सारी याद करनी है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट, ये याद करना है भाई। एटॉमिक नंबर ये वो सब, ठीक है। अब आगे आते हैं आइसोटोप्स पे। आइसोटोप्स होते क्या हैं? आइसोटोप आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। अब एग्जांपल देखो इसका, C12, ये इसमें क्या है, मास नंबर डिफरेंट है इसका, ठीक है। मास नंबर, एटॉमिक नंबर सेम है, सब में 6 एटम्स है, ठीक है, और इनका जो मास नंबर है वो अलग है, ठीक है। आगे आता है यूजेस ऑफ आइसोबार। यूरेनियम यूरेनियम 235 is used as fuel in nuclear reactor, और iodine 131 is used for treating goiter, और phosphorus 32 is used in treatment of पता नहीं क्या अजीब सी बीमारी है। तो ऐसे बहुत सारे यूज होते हैं। आइसोबार्स पे आते हैं। दे आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम होता है डिफरेंट एलिमेंट के, हैविंग सेम मास नंबर, इसमें मास नंबर अलग है पर एलिमेंट और एटम सेम है। उसमें क्या होगा, एलिमेंट अलग होगा पर मास नंबर सबका सेम होगा, चाहे एलिमेंट अलग हो, एलिमेंट सेम ना हो और ना एटम नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर। एग्जांपल देख लो, 40 यहाँ पे है और 18 एटॉमिक नंबर है। K का 40 एटॉम मास नंबर है पर 18
एटॉमिक नंबर है 20, 40, ठीक है। अब आगे देखो 14, ये अलग एग्जांपल है, 8, 7 एंड 14, देखो ऐसे है, ठीक है। बस इसका अपोजिट ही है, यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। एक बार एनसीईआरटी पढ़ो, उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन करो, आंसर ना मिले तो गूगल कर लो, और तब भी ना मिले तो मुझसे पूछ सकते हो। वैसे मुझसे पूछने की इतनी कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं भी अभी 2-3 दिन बिजी रहूंगा। तो ठीक है, ये था हमारा वो। एक बार मेक श्योर एनसीईआरटी जरूर पढ़ लो और क्वेश्चन आंसर्स की बड़ी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो। सो यहाँ पे होती है हमारी केमिस्ट्री भी खत्म। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।